जय हिंद। हमको लगता है कि टीआरई 3.0, चूंकि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, मुश्किल से 30 से 35 दिन का समय मैक्सिमम आपके पास है। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं स्पेशली एसएसटी सब्जेक्ट 6 to 8 9 10th के संदर्भ में हिस्ट्री और पॉलिटी कम्बिनेशन वाले बच्चों के लिए हमको लगता है ज़्यादा फायदेमंद होगा। वैसे अन्य सेक्शन में भी आपको मददगार होगा, लेकिन हिस्ट्री वालों के लिए, चूंकि पंकज मिश्रा सर हिस्ट्री के बेताज बादशाह हैं और इनका आप डिस्कशन भी देखते होंगे, और इतना समझिए इतिहास को रोचक तरीके से पेश करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा समय कैसे बीत गया, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट डिस्कशन पर ही सर फोकस करते हैं। हमारा ये कहना था कि जैसा आप शीर्षक देख रहे हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री, आप देखे होंगे कि टीआरई 3.0 में 50% क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री सेक्शन से पूछा गया, यानी कि 40 में से 20 क्वेश्चन। आप समझ सकते हैं इसके इंपॉर्टेंस को। और एक मन में संशय सा आपका समा गया कि वर्ल्ड हिस्ट्री जब तक हम बेहतर तरीके से तैयारी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा हुआ रहेगा, मे भी हम बहुत अच्छा स्कोर ना कर पाए। और इसी उद्देश्य से हम अपने एक्सपर्ट टीम के द्वारा 500 से 700 क्वेश्चन टॉपिक बाय टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री का कंप्लीट एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड कलेक्ट किए। और अपना एक टेलीग्राम चैनल है प्लेटफॉर्म टीचर, अगर उसको सर्च करना होगा तो @प्लेटफॉर्म टीचर करके आप सर्च कीजिएगा, वो आपका आ जाएगा चैनल। कल से उस पर हम सारा मटेरियल अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कल 6 to 10 का एससीईआरटी का मटेरियल अपलोड करेंगे, और परसों उस पर संभवतः वर्ल्ड हिस्ट्री का 700 क्वेश्चन हम आपको, 500 क्वेश्चन पहले देंगे सेकंड स्टेप में, बाकी का 200 क्वेश्चन देंगे। और उसी क्वेश्चन का सर डिस्कशन कराने वाले हैं। कल से एक छोटा सा 30 दिन का क्लास लाने वाले हैं सर, ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड में भी। ऑनलाइन मोड में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर मात्र 99 रुपये में ये 700 वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन का पूरा डिटेल डिस्कशन कराएंगे। इसी में हम अपने तरफ से एक और जोड़ दिए हैं लोकतंत्र टॉपिक पॉलिटी वालों के लिए, और उसका भी 99 रुपये ऑनलाइन में फी है। अगर टाइम बचेगा तो उसमें अन्य सेक्शन भी, अन्य चैप्टर भी सर उसमें आपको करा देंगे, और उसका डेमो भी आपको देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल पर दिख जाएगा। और ये भी एक तरीके से सर का डेमो ही है। अगर आप उसको, उस मटेरियल को खुद से कर लेते हैं तब भी आपका वाहवाही है, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और ट्यूटर के माध्यम से करेंगे तो एक नॉमिनल इसका फी रखा गया है। और ऑफलाइन मोड में 1 महीने का 30 दिन का क्लास का 500 रुपया दोनों पेपर मिला के रखा गया है। हमारे सैदपुर मोड़ भिकना पहाड़ी सेंटर पर कल से यानी सोमवार से प्रारंभ हो रहा है, शाम में 7 से 9 बजे रात तक, और ऑनलाइन मोड में भी सेम टाइम में स्टार्ट होगा। तो हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए भी हम चाहते हैं कि सर डायरेक्ट आगाज करें इस एक तरीके से डेमो सेशन को आप देखिएगा और अधिक से अधिक लाभान्वित होने का प्रयास कीजिएगा, और इसको अच्छा लगे तो इसको कंटिन्यू करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं तो ये मटेरियल तो हम ऐसे भी आपको उपलब्ध करा देंगे, अगर आपको लगेगा खुद से ही पढ़ के हो जाएगा, क्लास ज्वाइन करने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो सर थैंक यू नवीन सर। मेरे जवान, जो ये मटेरियल प्रस्तुत किया गया है आपके सामने में, नवीन सर तो देखे ही हैं और हम भी देखे हैं, और दोनों आदमी इस मटेरियल को देखकर यही डिसाइड किए कि अगर बीपीएससी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछती है तो शायद एक भी प्रश्न भागना नहीं चाहिए। अगर आप हमसे नहीं भी पढ़ेंगे तो फिर भी आपका क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि मटेरियल इतना शानदार प्लेटफॉर्म की सरजमी ने तैयार कर दिया है। लेकिन आप मेरा लेक्चर सुन लेते हैं और एक एक प्रश्न का आप डिस्कशन देख लेते हैं, तो होगा क्या कि एग्जाम में जो जानता हुआ 4-5 प्रश्न गलत हो जाते हैं वह रुक जाएगा, और जो 5 प्रश्न जो गलत होने वाले थे अगर वो रुक गया तो हो सकता है वही 5 प्रश्न कहीं आपकी ज़िंदगी का फैसला न कर दे। मेरे जवान, खामोशियाँ बेवजह नहीं होती। मेरे जवान, खामोशियाँ बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ें छीन लेती हैं। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वह दिया रह जाएगा। जी हाँ, हम युद्ध की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 प्रश्न में पढ़ना है फ्रेंड्स ऑफ इटली। यहां देखते हैं फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था। इसका सही आंसर होगा मेजनी। और इस प्रकार मेजनी ने यंग इटली
मेजनी ने यंग इटली जैसी संस्था का गठन 1831 ईस्वी में फ्रांस की धरती पर किया था। मेजनी द्वारा यंग इटली जैसी संस्था के गठन करने का मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाकर इटली का एकीकरण करना था। इस प्रकार इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, गैरिबाल्डी एवं काउंट द काबुल को जाता है। हम देखते हैं पुनर्जागरण का प्रारंभ भी इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी। मुसोलिनी इटली का रहने वाला था। इसे इतिहास में हम ड्यूस के नाम जानते हैं। मेजनी जैसे विद्वान इटली का ही रहने वाला था। मेजनी की रचना द प्रिंस को देखा जा सकता है। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की गई है। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि यंग इटली जैसी संस्था का गठन कब हुआ था, तो 1831 ईस्वी में। किसने किया था, तो मेजनी ने किया था। पूछेगा यंग इटली जैसी संस्था का गठन 1831 ईस्वी में मेजनी ने कहाँ किया था, तो मेजनी ने फ्रांस से किया था। पूछेगा इसके गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसके गठन का मुख्य उद्देश्य था इटली का एकीकरण करना। इटली का एकीकरण करना था। पूछेगा कि पुनर्जागरण का प्रारंभ, पूछेगा कि इटली के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, तो इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, गैरिबाल्डी एवं काउंट द काबुल को जाता है। को जाता है। पूछेगा कि पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था। इटली के फ्लोरेंस नगर से। पूछेगा पुनर्जागरण का अग्रदूत कौन था, तो पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को माना जाता है। दांते ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी, तो डिवाइन कॉमेडी जैसी। दांते ने डिवाइन कॉमेडी जैसी पुस्तक की रचना की थी। पूछेगा मुसोलिनी कहाँ का रहने वाला था, तो मुसोलिनी इटली का रहने वाला था। इसे इतिहास में हम किस नाम जानते हैं, इसे इतिहास में हम ड्यूस के नाम से जानते हैं। मेरे जवान, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न कहता क्या है, आगे का प्रश्न है 2। कितने वर्ष की आयु में बच्चों को जंग वोल्फ नामक संस्था में भर्ती किया गया, और इसका सही आंसर होना चाहिए ए, 10 वर्ष से ऊपर और 14 वर्ष से कम। बात यहाँ है, जंग वोल्फ नामक संस्था का गठन हिटलर के द्वारा जर्मनी की धरती पर किया गया था, और इसके तहत इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जर्मनी की सरजमी के लिए एक देशभक्त तैयार करना था। हम देखते हैं कि हिटलर की जब हम बात करते हैं, हिटलर को 1933 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बनाया गया था, जो 1935 तक अपने पद पर रहा था। हिटलर की जब हम बात करते हैं, हिटलर ने नाजी पार्टी का गठन किया था। हिटलर ने नाजी पार्टी का गठन किया था 1920 ईस्वी में जर्मनी के म्यूनिख में। हिटलर ने नारा दिया था, एक राष्ट्र एक नेता। हिटलर अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी आत्मकथा मीन कैंप के नाम से लिखा था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जंग वोल्फ नामक संस्था का गठन कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। और इसका गठन किसने किया था, इसका गठन हिटलर ने किया था। पूछेगा हिटलर को जर्मनी का चांसलर कब बनाया गया था, तो 1933 में बनाया गया था। यह अपने पद पर कब तक रहा था, तो 1945 तक रहा था। पूछेगा हिटलर ने नाजी पार्टी का गठन कब किया था, तो 1920 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था, तो जर्मनी के म्यूनिख में किया था। पूछेगा हिटलर ने क्या नारा दिया था, हिटलर ने नारा दिया था एक राष्ट्र एक नेता। हिटलर ने नारा दिया था एक राष्ट्र एक नेता। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा हिटलर अपनी आत्मकथा को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो लिखा उसका क्या नाम था, उसका नाम था माय कैंप। उसका नाम था मीन कैंप। इसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष। आगे आइए, नंबर 3 में फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर होगा और 14 जुलाई। बात यह है कि क्यों मनाया जाता है, बात यह है कि पेरिस की भीड़, ये वास्तिल का किला फ्रांस में स्थित है, और पेरिस की भीड़ ने 14 जुलाई 1789 ईस्वी को वास्तिल के किला पर आक्रमण करके उसे ध्वस्त कर दिया और वहां से सारे कैदियों को बाहर निकाल लिया। यहीं से निरंकुश शासन की सफाया हुई और जनता की विजय की शुरुआत हुई। इसलिए प्रति वर्ष फ्रांस की धरती पर 14 जुलाई को और विजय दिवस को भी मनाया जाता है।
तो इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में माना जाता है। जहाँ तक फ्रांस की बात है तो हम देखते हैं कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की धरती पर जो क्रांति हुई थी उसे हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति को फ्रांसीसी क्रांति के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यह क्रांति फ्रांस की धरती पर हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति की जब बात करते हैं तो फ्रांस के सम्राट लुई 14वां ने कहा था, मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के सम्राट लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। लुई 16वां बुर्बो राजवंश से संबंधित था। और जहाँ तक सवाल है कि फ्रांसीसी क्रांति की, तो फ्रांसीसी क्रांति से नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का। फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने में रूसो, वॉल्टेयर एवं मॉन्टेस्क्यू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी में। पूछेगा कि फ्रांस के सम्राट लुई 14वां क्या कहा था, तो फ्रांस के सम्राट लुई 14वां कहा था, मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। तो पूछेगा 1789 से फ्रांसीसी क्रांति समय फ्रांस का सम्राट कौन था, तो उस समय फ्रांस का सम्राट लुई 16वां था। पूछेगा लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था, तो लुई 16वां बुर्बो राजवंश से संबंधित था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति के समय नारा क्या दिया गया था, नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया गया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति की जब बात है, पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था, तो किसने निभाया था, रूसो, वॉल्टेयर एवं मॉन्टेस्क्यू ने। पूछेगा आपसे कि पेरिस के भील ने वास्तिल के किला पर आक्रमण कब किया था, तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। और इसके साथ ही वास्तिल के किला का क्या हुआ था, इसके साथ ही वास्तिल के किला का पतन हुआ और जनता की विजय हुई। इस विजय के उपलक्ष्य में फ्रांस की धरती पर प्रतिवर्ष 14 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए यहाँ पर नंबर 4 में है अमेरिकी द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया था। इसका सही आंसर होगा 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को। बात यह है कि जापान ने 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया और जिसके कारण अमेरिका 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। पर्ल हार्बर अमेरिका का बंदरगाह होने के साथ साथ यह महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा था। जहां तक सवाल है द्वितीय विश्व युद्ध का समय माना जाता है 1939 से 1945 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है 1939 ईस्वी में हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाना। द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, जापान जो मित्र राष्ट्र का सदस्य था वह धुरी राष्ट्र का साथ दिया था और जापान को हम इतिहास में उस समय पीत आतंक के नाम से जाना जाता था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध का समय क्या माना जाता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का समय माना जाता है 1939 से लेकर 1945 ईस्वी। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या माना जाता है, तो 1939 ईस्वी में हिटलर द्वारा, किसके द्वारा, तो हिटलर द्वारा कहाँ पर आक्रमण होना, तो पोलैंड पर आक्रमण होना माना जाता है। पूछेगा द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, जापान जो मित्र राष्ट्र का सदस्य था किसका साथ दिया था, तो यह धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। किसका, धुरी राष्ट्र का। और जापान को द्वितीय विश्व युद्ध के समय किस नाम जाना जाता था, तो किस नाम से, तो पीत आतंक के नाम जाना जाता था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया था, तो 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को। पूछेगा कि इस आक्रमण के साथ ही अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध कब शामिल हुआ था, तो 8 दिसंबर 1941 को। पूछेगा पर्ल हार्बर जो था, यह
अमेरिका का क्या था? तो यह अमेरिका का बंदरगाह होने के साथ साथ नौसैनिक अड्डा था। बंदरगाह होने के साथ साथ नौसैनिक अड्डा था, नौसैनिक अड्डा था। आइए यहाँ पर नंबर 5 की बात करते हैं। तो मदर क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया जाता था? और इसका सही आंसर क्या होगा? अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को, अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को। बात यह है कि मदर क्रॉस जैसे सम्मान की स्थापना जर्मनी की धरती पर हुई थी और इस सम्मान की स्थापना हिटलर ने किया था। मदर क्रॉस जैसे सम्मान जर्मनी की धरती पर उन महिलाओं को दी जाती थी जो अधिक संतान पैदा करने वाली महिला को। इस प्रकार मदर क्रॉस नामक सम्मान पृथ्वी पर जर्मनी की धरती पर 12 अगस्त को दिया जाता था। तो 12 अगस्त को इसलिए दिया जाता था क्योंकि 12 अगस्त हिटलर की मां का जन्मदिन थी। इस प्रकार हिटलर अपनी मां के जन्मदिन के याद में महिलाओं को जो सम्मान देता था उसका नाम था मदर क्रॉस। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मदर क्रॉस नामक संस्था, मदर क्रॉस नामक सम्मान कहाँ पर चलाया गया था? तो कहाँ पर? तो जर्मनी में। और किसने चलाया था? तो हिटलर ने चलाया था। और यह सम्मान प्रतिवर्ष कैसी महिला को, यह सम्मान प्रतिवर्ष कब दिया जाता था? तो 12 अगस्त को दिया जाता था। पूछेगा यह सम्मान प्रतिवर्ष 12 अगस्त को क्यों दिया जाता था? तो हिटलर की माता के सम्मान में, हिटलर अपनी माता के सम्मान में यह सम्मान शुरू किया था। और मदर क्रॉस जैसे सम्मान वैसी महिला को दिया जाता था जो अधिक संतान पैदा करने वाली होती थी, अधिक संतान पैदा करने वाली होती थी, अधिक संतान पैदा करने वाली होती थी। आइए यहाँ पर नंबर 6 में देखते हैं फ्री कोर क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा कि मुक्त दासों का समूह था ही, पुराने सैनिकों का एक संगठन था ही, और कर अदायगी से छूट पाने वाले किसानों का समूह था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब ये हम देखते हैं कि फ्री कोर नामक संस्था, प्रश्न ये उभरता है फ्री कोर नामक संस्था क्या था? तो यह मुक्त दासों का समूह था, यह पुराने सैनिकों का एक संगठन था। तो फिर ऐसे किसानों का समूह था जो लगान में छूट, जिन्हें लगान में छूट मिलता था। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा फ्री कोर क्या था? फ्री कोर था मुक्त दासों का एक समूह। उसके बाद क्या था? यह पुराने सैनिकों का एक संगठन था। तो फिर यह कर अदायगी से छूट पाए किसानों का समूह था। नंबर 7 में है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? और इसका सही आंसर होता है कॉर्नवालिस। यहाँ पर जनाब एक बार और प्रश्न को देखें कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? और इसका सही आंसर होता है और कॉर्नवालिस। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जब हम बात करते हैं तो देखते क्या है कि अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण माना जाता है 1773 ईस्वी में होने वाली बोस्टन टी पार्टी की घटना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय नारा दिया गया था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जब पूछा जाएगा तो अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता था? तो अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था, रेड इंडियन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या माना जाता है? 1773 ईस्वी में होने वाली बोस्टन टी पार्टी की घटना। पूछेगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय नारा क्या दिया गया था? प्रतिनिधित्व नहीं तो
नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। पूछेगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन थे। पूछेगा कि जॉर्ज वाशिंगटन को क्या, तो यह अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। अब यहाँ पर है कि हम देखते क्या है, लॉर्ड बेलेजली। यहाँ पर लॉर्ड बेलेजली का भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि प्रारंभ करने का श्रेय फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को जाता है। लेकिन भारत में सहायक संधि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय अंग्रेज लॉर्ड बेलेजली को जाता है। सहायक जो देसी राज अंग्रेजी राज के अंग्रेज के साथ सहायक संधि करता था, अंग्रेज वैसे देसी राज्य को सुरक्षा प्रदान करते थे, लेकिन देसी राज्य को अपने राज्य का महत्वपूर्ण भाग अंग्रेज को देना होता था और साथ में अंग्रेजी सेना का खर्च उठाना होता था। इस प्रकार सहायक संधि द्वारा अंग्रेज देसी राज्य को इतना कमजोर कर दिया कि उनमें ताकत नहीं रह गई अंग्रेज के खिलाफ कुछ बोल सके। आगे चलकर अंग्रेज एक एक करके देसी राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाता गया और पूरे भारत में छा गया। अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम सहायक संधि करने वाला देसी राज हैदराबाद का निजाम था। यह 1798 ईस्वी में अंग्रेज के साथ सहायक संधि की। 1799 ईस्वी में मैसूर 1799 ईस्वी में तंजौर एवं मैसूर जैसे राज्य ने अंग्रेज के साथ सहायक संधि की। 1801 ईस्वी में अवध जैसे राज्य अंग्रेज के साथ सहायक संधि की। 1801 ईस्वी में पेशवा ने अंग्रेज के साथ सहायक संधि की। तो वहीं पर भोंसले ने 1830 ईस्वी में अंग्रेज के साथ सहायक संधि की। तो सिंधिया ने 1804 ईस्वी में अंग्रेज के साथ सहायक संधि की। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में सहायक संधि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को जाता है। लेकिन पूछेगा कि भारत में सहायक संधि प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को जाता है। तो पूछता है कि भारत में सहायक संधि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको? लॉर्ड बेलेजली को जाता है। पूछेगा सहायक संधि करने वाला पहला देसी राज कौन था? तो हैदराबाद था। यह कब अंग्रेज के साथ सहायक संधि की? तो 1798 ईस्वी में। पूछेगा कि तंजौर एवं मैसूर जैसे राज्य ने अंग्रेज के साथ सहायक संधि की कब की? तो 1799 ईस्वी में। तो पूछेगा आपसे अवध जैसे राज्य अंग्रेज के साथ सहायक संधि कब की? तो 1801 ईस्वी में। पूछेगा पेशवा ने अंग्रेज के साथ सहायक संधि कब की? तो 1801 ईस्वी में। तो भोंसले ने अंग्रेज के साथ सहायक संधि कब की? तो 1803 ईस्वी में। तो वहीं पर सिंधिया ने अंग्रेज के साथ सहायक संधि कब की? 1804 ईस्वी में। यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्ती प्रथा प्रारंभ किया था। इसे हम जमींदारी प्रथा या सूर्यास्त कानून के नाम जानते हैं। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्ती प्रथा प्रारंभ किया। इसके तहत जमीन का मालिक जमींदार को माना गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रत्येक जिले में भ्रमणशील अदालत की स्थापना की, जिसका काम घूम घूम कर न्याय करना था। यह भ्रमणशील अदालत 3 बंगाल के लिए, 1 बिहार के लिए स्थापित किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते इसे नागरिक सेवा में जनक कहा गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रत्येक जिला में थाना की स्थापना करके दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया था। पूछेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस की जब बात है तो पूछेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्ती प्रथा कब प्रारंभ किया था? तो 1793 ईस्वी में प्रारंभ किया था। इसके तहत जमीन का मालिक किसको माना गया? तो जमींदार को माना गया। तो पूछेगा अस्थायी बंदोबस्ती प्रथा को किस नाम से जानते हैं? इसे हम जमींदारी प्रथा एवं सूर्यास्त कानून के नाम से भी जानते हैं। पूछेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का क्या कहा? नागरिक सेवा का जनक कहा गया। पूछेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भ्रमणशील अदालत की स्थापना की और 3 किसके लिए? 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रत्येक जिला में थाना की स्थापना करके किसको? तो दारोगा को इसका इंचार्ज बनाया था। यहाँ पर 8 में देखिए, जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का परित्याग कर कौन सी नीति अपनाई? तो इसका सही आंसर होता है ब्लू पॉलिसी। बिस्मार्क जर्मनी का रहने वाला था और जर्मनी के एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को जाता है। बिस्मार्क ने जर्मनी की एकीकरण के लिए जिस नीति का प्रतिपादन किया था उसे हम रक्त एवं लौह की नीति के नाम जानते हैं। इसे हम कठोरता की नीति के नाम जानते हैं। आगे चलकर बिस्मार्क
इंग्लैंड के साथ मित्रता बनाए रखने के लिए रक्त एवं लौह की नीति को त्याग कर जिस नीति को अपनाया उसे हम ब्लू पॉलिसी के नाम जानते हैं। ब्लू पॉलिसी के तहत बिस्मार्क ने इंग्लैंड के साथ मित्रता बरकरार रखने के लिए अपनी वैश्विक एवं नौसैनिक विस्तार पर रोक लगा दिया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बिस्मार्क कहाँ का रहने वाला था, तो बिस्मार्क जर्मनी का रहने वाला था। पूछेगा बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए किस नीति का प्रतिपादन किया था, तो रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किया था। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कठोरता की नीति के नाम से जानते हैं। पूछेगा कि ये बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति को समाप्त करके किस नीति को प्रारंभ किया था, तो उस नीति का नाम था ब्लू पॉलिसी। पूछेगा कि यह ब्लू पॉलिसी किसकी मित्रता को देखते हुए अपनाया था, तो इंग्लैंड के साथ मित्रता को देखते हुए। इसके तहत वह क्या किया, इसके साथ वह उपनिवेशों एवं नौसैनिक विस्तार पर रोक लगा दिया था। आपसे यहाँ नंबर प्रश्न है कि फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी, और इसका सही आंसर हो जाता है बी, नेशनल कन्वेंशन। याद रखना है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के सम्राट लुई 16वां था, और लुई 16वां था तो हम देखते हैं कि लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, और जिस समय लुई 16वां गद्दी पर बैठा था उस समय उसकी आयु 20 वर्ष थी। लुई 16वां को गिलोटिन पर चलाया गया था 21 जनवरी 1793 ईस्वी को, और लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ाए जाने के 9 महीने के बाद उसकी पत्नी को गिलोटिन पर चढ़ाया गया। लुई 16वां का बेटा 10 साल का था, जिसकी मृत्यु कैद में भी हो गई थी। जहाँ तक सवाल है तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की धरती पर पेरिस की भीड़ ने वास्टिल के किले पर आक्रमण करके उसे ध्वस्त कर दिया, और इसके साथ ही फ्रांस की धरती पर जिस क्रांति की शुरुआत हुई उसे हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया गया था। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वां और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी, इसका नाम है नेशनल कन्वेंशन। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा लुई 16वां गद्दी पर फ्रांस की क्रांति के समय, फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो 1789 ईस्वी में। पूछेगा फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कोई था, तो फ्रांस का सम्राट लुई 16वां था। पूछेगा लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था, तो यह बुर्बो राजवंश से संबंधित था। पूछेगा कि लुई 16वां गद्दी पर कब बैठा था, तो 1774 ईस्वी में। जिस समय गद्दी पर बैठा था उसकी उम्र कितनी थी, उसकी उम्र उस समय 20 वर्ष थी। पूछेगा लुई 16वां को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था, तो 21 जनवरी और 1793 ईस्वी को। तो किसके लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ाने के कितने दिनों के बाद उसकी पत्नी को गिलोटिन चढ़ाया गया था, तो 9 महीने के बाद। किसके 9 महीने के बाद। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा वास्टिल के किले पर पेरिस के भीड़ ने आक्रमण कब किया था, तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। पूछेगा वास्टिल का किला कहाँ है, तो फ्रांस में। पूछेगा कि वास्टिल के पतन के साथ ही जनता की क्या चीज़ की शुरुआत हुई, तो जनता की विजय की शुरुआत हुई। इसलिए प्रतिवर्ष फ्रांस की धरती पर 14 जुलाई को राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस या विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति के समय नारा क्या दिया गया था, तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का। नंबर 10 क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, नंबर 10 में है या तो स्वतंत्रता दो अन्यथा मृत्यु दो। यह कथन किसका है, यहाँ पर है कि या तो स्वतंत्रता दो अन्यथा मृत्यु दो। यह कथन किसका है, और यह कथन है पैट्रिक हेनरी का। और यह कथन किस समय लोकप्रिय हुआ था, इस कथन का समय और है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। याद रखना है कि अमेरिका में 13 उपनिवेश थे और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय माना जाता है। और 4 जुलाई 1776 ईस्वी और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो क्रांति हुई थी, इसका अंत जिस संधि के तहत हुई थी उसे हम पेरिस की संधि के नाम जानते हैं। और ये
ये पेरिस की संधि 1383 ईस्वी हुई थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, या तो स्वतंत्रता दो अन्यथा मृत्यु दो, किसका कथन है? यह पैट्रिक हेनरी का कथन है। और पूछेगा आपको यह कथन किस क्रांति से संबंधित है? इस कथन का संबंध अमेरिकी क्रांति से संबंधित है। किससे? अमेरिकी क्रांति से संबंधित है। पूछेगा अमेरिकी क्रांति के समय कौन सा नारा दिया गया था? तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। पूछेगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो पूछेगा कि अमेरिका में कितने उपनिवेश थे? तो 13 उपनिवेश थे। तो 13 उपनिवेश थे, तो 13 उपनिवेश को संयुक्त तो सामूहिक रूप से क्या कहा गया? इसे ही कहा गया संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका कहा गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय क्या मनाया जाता है? 4 जुलाई 1776 ईस्वी। और अमेरिकी क्रांति की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? तो पेरिस की संधि के तहत। और ये संधि कब हुई थी? तो 1783 ईस्वी में। आइए नंबर 11 की जब बात करते हैं तो ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने कहा था कि अमेरिकी क्रांति में इंग्लैंड की महान क्रांति को अंजाम दिया। और ये कौन किया था? तो ये कहा था कौन? जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। याद रखना है, इंग्लैंड की धरती पर 1688 ईस्वी में, इंग्लैंड की धरती पर 1688 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी उसे हम गौरवपूर्ण क्रांति के नाम जानते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति को हम रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति को हम रक्तहीन क्रांति के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इस क्रांति के तहत किसी प्रकार का खून खराबा नहीं हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड के सम्राट जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। बर्किंघम प्लेस ब्रिटेन की महारानी का निवास स्थान है। तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो युद्ध हुई इसे यूरोप की धरती पर इसे हम सप्तवर्षीय युद्ध के नाम जानते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध का समय माना जाता है 1756 से लेकर 1763 ईस्वी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इंग्लैंड की धरती पर कौन सी क्रांति हुई थी? तो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रक्तहीन क्रांति के नाम जानते हैं। पूछेगा इसे रक्तहीन क्रांति क्यों कहा गया? क्योंकि इस क्रांति के तहत किसी प्रकार का खून खराबा नहीं हुआ था। पूछेगा बर्किंघम प्लेस किसका निवास स्थान माना जाता है? तो ब्रिटेन की महारानी का निवास स्थान माना जाता है। तो पूछेगा 10 डाउनिंग स्ट्रीट किसका निवास स्थान माना जाता है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास स्थान माना जाता है। पूछेगा सप्तवर्षीय युद्ध का समय क्या माना जाता है? 1756 से लेकर 1763 ईस्वी। पूछेगा सप्तवर्षीय युद्ध में किसके बीच कौन कौन शामिल था? तो सप्तवर्षीय युद्ध में शामिल था यूरोप की धरती पर इंग्लैंड और दूसरी ओर फ्रांस। आइए यहाँ पर नंबर 12 में देखते हैं कि रूसी इतिहास में किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है? और इसका खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। और 1905 की क्रांति को तो हम देखते क्या है कि और खूनी रविवार फरवरी और 1905 की क्रांति को खूनी रविवार क्यों कहा गया? बात यह है कि रूस की धरती पर मजदूरों ने रूसी शासन से तंग आकर, रूसी शासन से दुखी होकर और रूस की धरती पर मजदूरों ने अपने बीवी बच्चे यानी पूरे परिवार के साथ शांतिपूर्ण तरीके से जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसे समय में रूस की जारशाही सरकार ने गोली चलाने का आदेश दिया। फरवरी 1905 ईस्वी में इसे खूनी रविवार कहा गया। इसे खूनी रविवार इसलिए कहा गया क्योंकि ये गोलियां रविवार के दिन चली थी, इसलिए इसे कहा गया खूनी रविवार। इस प्रकार ये जो है खूनी रविवार जैसी की बात करते हैं तो यह घटना हुई थी रविवार को, इसलिए खूनी रविवार कहा गया। उस समय रूस का शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय। पूछेगा कि रूसी इतिहास में किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है? तो फरवरी
फरवरी 1905 की क्रांति। पूछेगा फरवरी 1905 की क्रांति कहाँ हुई थी, तो रूस की धरती पर हुई थी। और यह रूस की धरती पर हुई यह क्रांति किसने शुरू किया था, तो मजदूरों एवं श्रमिकों ने शुरू किया था। और इसमें कौन कौन शामिल थे, उनके परिवार के लोग, उनके बच्चे, उनके बीवी। ऐसे निर्दोष लोगों पर गोली कब चलाई गई, तो फरवरी 1905 को। तो इसे क्या कहा गया, तो इसे कहा गया खूनी रविवार कहा गया। इसे खूनी रविवार कहा गया। तो खूनी रविवार क्यों कहा गया, तो खूनी रविवार इसलिए कहा गया कि वह दिन रविवार का था। और जिस समय खूनी रविवार हुई उस समय रूस का शासक कौन था, तो उस समय रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय था। आइए अब हम देखते हैं कि 13 में किस घटना से यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है। यह घटना कौन है, तो 1929 की विश्व आर्थिक मंदी। यानी विश्व आर्थिक मंदी 1929 को कौन नहीं जानता। इसने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया था। और कहा जाए तो विश्व के कई देशों के कमर को तोड़ दिया। इस प्रकार विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी में अमेरिका की धरती से हुई थी। और विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत होते सहित अमेरिका सहित पूरे विश्व में बेरोजगारी एवं गरीबी छा गई। विश्व आर्थिक मंदी का सबसे अधिक प्रभाव अमेरिका की धरती पर पड़ा था, तो वहीं विश्व आर्थिक मंदी का सबसे कम प्रभाव फ्रांस की धरती पर पड़ा था। यहाँ पर है कि किस घटना से यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है। और इसका समय है 1929 की विश्व आर्थिक मंदी। अब यहाँ पर प्रश्न उभरता है कि विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी, 1929, और कहाँ से हुई थी, तो अमेरिका की धरती से हुई थी। पूछेगा विश्व आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा था, तो अमेरिका पर पड़ा था। पूछेगा विश्व आर्थिक मंदी से क्या हुआ, अमेरिका सहित विश्व के कई देशों में बेरोजगारी एवं भुखमरी बढ़ गई थी। पूछेगा कि विश्व आर्थिक मंदी का सबसे कम प्रभाव किस देश पर पड़ा था, तो वह प्रभाव था फ्रांस। यहाँ पर 14 में रूस में राजशाही होना चाहिए। इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। रूस में राजशाही शासन का अंत कब हुआ था, तो रूस में राजशाही शासन का अंत हुआ था तो फरवरी 1917 ईस्वी में। रूस में राजशाही शासन का अंत हुआ फरवरी 1917 ईस्वी में। तो यदि एक तरह का आप देखिए कि हम देखते क्या है कि अब हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं बोल्शेविक क्रांति की। इसलिए मौका मिल गया है बोल्शेविक क्रांति पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का धड़कन कहा जाए शायद यहीं से धड़कन की शुरुआत हो जाती। 1917 ईस्वी में रूस की धरती पर जो क्रांति हुई थी उसे हम रूसी क्रांति के नाम जानते हैं। रूसी क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। रूस के शासक को जार कहा जाता था। इस प्रकार 1917 की रूसी क्रांति रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। रूसी क्रांति का नायक लेनिन था, तो आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रूस की धरती पर रूसी क्रांति कब हुई थी, तो रूस की धरती पर रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। पूछेगा रूसी क्रांति की जब बात करते हैं, रूसी क्रांति को हम क्या कहते हैं, तो बोल्शेविक। रूसी क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। पूछेगा रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम जानते हैं, तो रूस के शासक को क्या कहा जाता था, जार। पूछेगा 1917 की रूसी क्रांति रूस के किस शासक के शासनकाल में हुई थी, तो रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। पूछेगा रूसी क्रांति का नायक कौन था, रूसी क्रांति का नायक लेनिन था, तो आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माता है। देखिए देखते देखते अब हम 15 प्रश्न आ गए हैं। उस संधि का नाम बताएं जिसने आधिकारिक तौर पर युद्ध को समाप्त किया, और उस संधि का नाम बताएं जिसने आधिकारिक तौर पर युद्ध को समाप्त किया। जी हाँ, इस संधि का नाम है वर्साय की संधि। हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध का समय माना जाता है 1914 से 1918 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक काल माना जाता है। ऑस्ट्रिया के राजकुमार जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सराजेवो में होना। इस हत्या के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को उत्तरदायी ठहराया और कहा, रे सर्बिया, तू हमारे देश के राजकुमार की हत्या क्यों किया? 24 घंटे के अंदर जवाब दो, वरना
इतना बम चलाएंगे ना कि धू धू हो जाएगा। लेकिन 24 घंटे का समय पूरने के बाद भी सर्बिया कोई जवाब नहीं दिया, तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर कह दिया अटैक। और इसके साथ ही जिस युद्ध की शुरुआत हुई उसे हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम जानते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध के समय संपूर्ण विश्व दो भागों में बट गया, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में शामिल थे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, जापान इत्यादि। तो वहीं धुरी राष्ट्र में शामिल थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जर्मनी, तुर्की इत्यादि। हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को पराजित करके उसे एक संधि करने के लिए बाध्य किया, जिसे हम वर्साय की संधि के नाम जानते हैं। इस प्रकार वर्साय की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी। वर्साय की संधि के तहत जर्मनी से महत्वपूर्ण भाग को छीन लिया गया, उसके कल कारखाने को बर्बाद कर दिया गया, लूट लिया गया। और इतना ही नहीं, उसके सेना को विघटित करके उसके आकार को छोटा कर दिया और यह भी आरोप प्रतिबंध लगा दिया वह किसी राज्य पर अधिकार नहीं कर सकता और ना ही आक्रमण कर सकता। इतना ही नहीं, और जर्मनी पर और युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में भारी राशि लाद दिया गया। और इस प्रकार वर्साय की संधि ने एक तरह से जर्मनी की धरती को कमर तोड़ दिया। इस प्रकार वर्साय की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। कहा जाता है कि वर्साय की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का भी छिपा हुआ था। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या माना जाता है, तो इसका समय 1914 से 1918 ईस्वी माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या माना जाता है, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में होना। इस हत्या के ऑस्ट्रिया ने किसको उत्तरदायी ठहराया, तो सर्बिया को उत्तरदायी ठहराया। जब ऑस्ट्रिया सर्बिया पर आक्रमण किया तो किस युद्ध की शुरुआत हुई, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। प्रथम विश्व युद्ध के समय संपूर्ण विश्व कितने भागों में बट गया, दो भागों में, मित्र राष्ट्र और एवं धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में शामिल थे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, जापान इत्यादि। तो धुरी राष्ट्र में शामिल थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जर्मनी, तुर्की इत्यादि। यहां पर देखिए नंबर 16 में फ्रांस के किस राजा ने, फ्रांस की जब बात करते हैं, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। और ये कौन कहा था, तो कहा था चार्ल्स दसम ने। कौन कहा था, चार्ल्स दसम ने कहा था। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये चार्ल्स तृतीय कौन था, तो चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन का महाराजा था। कहाँ का, ब्रिटेन का सम्राट। और लुई 16वां की जो बात है कहाँ का था, तो यह फ्रांस का सम्राट था। और इसी के समय में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति हुई थी, इसी समय में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। और इसे गिलोटिन पर चढ़ाया गया था। तो 21 जनवरी 1793 ईस्वी को गिलोटिन पर इसे चढ़ाया गया था। जहाँ तक नेपोलियन की सवाल है, तो नेपोलियन की बात करते हैं। नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था। इसे हम मैन ऑफ डेस्टिनी एवं लिटिल कार्पोरल के नाम जानते हैं। नेपोलियन फ्रांस की धरती पर कानून का संग्रह कराया, जिसे हम नेपोलियन कोड के नाम जानते हैं। मित्र राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को पराजित करके सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया, जहां पर नेपोलियन की मौत हुई। सेंट हेलेना द्वीप वर्तमान समय में बेल्जियम में स्थित है। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि फ्रांस का सम्राट लुई 16वां, फ्रांस का सम्राट लुई 16वां को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था, तो 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि
ये आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था। नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था और इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया मैन ऑफ डेस्टिनी, मैन ऑफ डेस्टिनी एवं लिटिल कारपोरल, एवं लिटिल कारपोरल के नाम से जानते हैं। नेपोलियन ने फ्रांस की धरती पर कानून का संग्रह किया जिसे क्या कहा गया, जिसे नेपोलियन कोड के नाम, जिसे हम नेपोलियन कोड के नाम जानते हैं। पूछेगा वाटरलू की युद्ध कब हुई, 1815 में। मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को क्या किया, तो मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को पराजित करके कहाँ भेज दिया, तो सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया, सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया। और ये द्वीप कहाँ है, तो वर्तमान समय में बेल्जियम में से, बेल्जियम। यहाँ पर देखिए कि वास्टिल किला और लोगों की घृणा इसको पढ़ना है। वास्टिल का किला लोगों की घृणा का केंद्र था और इसको पढ़ना है, वास्टिल का किला लोगों की घृणा का केंद्र था। तो यहाँ पर इसका कारण क्या होता है, तो सम्राट की निरंकुश शक्ति के प्रतीक होने के कारण। अब यहाँ पर ये प्रश्न की जब हम बात करते हैं तो ये प्रश्न आना ही है। कुछ प्रश्न रहता है जिसे आयोग ने नज़र पर एकदम टिका लेता है, इससे हम पूछेंगे ही। तो पूछना यहाँ पर शुरू होता है आपको वास्टिल, और वास्टिल है कहाँ, तो वास्टिल फ्रांस की धरती पर। तो वास्टिल के जो किला था, लोगों के वास्टिल के किला में यह कैदियों को रखा गया था और वैसे वैसे कैदी भी शामिल थे जो निर्दोष थे। वैसे लोगों को इसमें रखा गया था जो देश की बात की थी, और वैसे लोगों को रखा गया था जो कहा था हमें भूख लगी है। इस प्रकार वास्टिल जो था ये फ्रांस में, और पेरिस की भीड़ ने 14 जुलाई 1789 ईस्वी के वास्टिल के किला पर आक्रमण करके उसे तोड़ दिया और सारे कैदी को बाहर निकाल लिया। और इसके साथ ही वास्टिल जो किला जो निरंकुशता फ्रांस के जो निरंकुशता का प्रतीक था वह समाप्त हो गया और ये जनता की जीत को इंगित किया। इसलिए जनता की जीत को देखते हुए प्रति वर्ष फ्रांस की धरती पर 14 जुलाई को विजय दिवस एवं राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वास्टिल कहाँ है, तो वास्टिल फ्रांस में है। पूछेगा वास्टिल के किला पर आक्रमण कौन किया था, तो पेरिस की भीड़ ने किया था। पेरिस की भीड़ करके क्या किया, तो सारे कैदियों को बाहर निकाल दिया। इस प्रकार वास्टिल का पतन कब हुआ था, तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। इसके पतन के साथ ही क्या हुआ था, सम्राट की निरंकुशता का अंत हो गया। तो फिर किसकी शुरुआत हुई, तो वहां पर जनता की विजय की शुरुआत हुई थी। इसलिए फ्रांस की धरती पर और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जुलाई को, इसलिए कि इसी दिन वास्टिल के किले का पतन हुआ था। आपसे यहाँ प्रश्न है कि लाल आतंक किस घटना की प्रक्रिया थी, तो लाल आतंक की बात करते हैं। लाल आतंक की लेनिन पर हत्या का प्रयास। यहाँ प्रश्न पूछा है कि लाल आतंक किस घटना की प्रक्रिया थी, और इसका सही आंसर होगा लेनिन पर हत्या का प्रयास। लाल आतंक का समय माना जाता है 1918 से 1922, और लाल आतंक के दौरान बोल्शेविकों ने राजनीतिक विरोधियों को सामूहिक रूप से हत्या करना और उन पर कहर ढालना, उन्हें तंग करना, कारावास में डालना, इस तरह के काम होते थे। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लाल आतंक की घटना किस प्रक्रिया की थी और लाल आतंक किस घटना की प्रक्रिया थी। इसका सही आंसर होगा लेनिन पर हत्या का प्रयास। पूछेगा लाल आतंक का संबंध किस देश से है, तो लाल आतंक का संबंध रूस से है। पूछेगा रूस की धरती पर लाल आतंक कहर बरसा रही थी, इसका समय क्या, इसका समय 1918 से लेकर 1922 ईस्वी। ये लाल आतंक जो है किससे, तो बोल्शेविकों। तो बोल्शेविक ने किसको अपना निशाना बनाता था, राजनीतिक विरोधी को। किसको, राजनीतिक विरोधी को बनाया, और इसके तहत सामूहिक रूप से क्या करता था, हत्या करता था, लोगों को पकड़कर कारावास में डालता था, यानी हर तरह का दुख देता था। इसलिए इसे सामूहिक तौर पर लाल आतंक कहा गया। यहाँ पर देखिए किस घटना से राजनीतिक रेडिफवादी विचारों को बल मिला। यहाँ है कि किस घटना से
यहाँ पर है कि किस घटना से राजनीतिक रेडिफवादी विचारों को बल मिला। इसका सही आंसर हो जाता है बी, 1923 के आर्थिक संकट। बात अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि राजनीतिक रेडिफवादी कहते किसको हैं। तो राजनीतिक रेडिफवादी उसे कहते हैं जो क्रांतिकारी तरीके से सामाजिक बुनियादी ढांचा में परिवर्तन चाहते हैं। इस प्रकार हम देखते क्या है, अब यहाँ देखेंगे कि 1923 के आर्थिक संकट का संबंध किस देश से है। तो 1923 के आर्थिक संकट का संबंध जर्मनी से है। हुआ यह था कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी काफ़ी कर्जा लेकर युद्ध लड़ा था, और ये हार भी गया। जब जर्मनी हार गया तो मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर भारी मात्रा में क्षतिपूर्ति राशि लाद दी। जर्मनी चारों तरफ से कर्ज से डूब गया, और कर्ज से उबरने के लिए जर्मनी क्या किया, बृहद पैमाने पर रुपया छापना शुरू किया, जिससे क्या हुआ, जर्मनी के रुपये की मूल्य घट गई। तो वहीं पर जर्मनी में हर वस्तु का दाम बढ़ गया, यानी महंगाई बढ़ गई, और जिसे कहा गया 1923 के आर्थिक संकट। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा रेडिफवादी विचार है क्या। तो इसका है विचार है कि क्रांतिकारी तरीके से सामाजिक बुनियादी ढांचे में परिवर्तन करना। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम प्रश्न पूछा जाएगा 1923 के आर्थिक संकट का संबंध किससे है। तो जर्मनी से है, और जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में, और जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों ने जब काफ़ी क्षतिपूर्ति ला दी, काफ़ी जुर्माना कर दिया, और इस हिसाब से प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी काफ़ी कर्ज लेकर लड़ा था, तो जर्मनी पर काफ़ी ऋण बढ़ गया। तो ऋण की बोझ को क्या हुआ था, ऋण के बोझ को दबाने के लिए जर्मनी बृहद पैमाने पर रुपया छापा। तो इससे क्या हुआ, जर्मनी की रुपये की मूल्य कम गई और चारों तरफ महंगाई फैल गई, और इसे ही कहा गया 1923 के आर्थिक संकट। आइए यहाँ पर नंबर 20 में देखते हैं, हिटलर ने सोवियत संघ के किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। हिटलर ने सोवियत संघ के किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी, और इसका सही आंसर क्या है, यूक्रेन एवं दक्षिणी रूस। अब प्रश्न ये उभरता है कि हिटलर ने सोवियत संघ के यूक्रेन एवं दक्षिणी रूस क्षेत्र की सर्वोच्च प्राथमिकता क्यों दिया था। तो सर्वोच्च प्राथमिकता इसलिए दिया था क्योंकि यूक्रेन के साथ साथ दक्षिणी रूस कृषि के साथ साथ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रकार कृषि के साथ साथ खनिज तेल के बल पर जर्मनी को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता था। इसलिए हिटलर सोवियत संघ के यूक्रेन एवं दक्षिणी रूस पर सबसे अधिक बल दिया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि और वह कौन था जिसने सोवियत संघ के, वह पूछेगा कि हिटलर ने सोवियत संघ के किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया था। तो यूक्रेन किसको दिया था, तो यूक्रेन और दक्षिणी रूस को दिया था। पूछेगा कि यूक्रेन और दक्षिणी रूस की खासियत क्या थी। तो इसकी खासियत थी कृषि के साथ साथ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध था। कृषि के साथ साथ यह खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध था। तो पूछेगा कृषि और खनिज तेल दोनों जर्मनी को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। यहाँ पर देखें 21 में, हिटलर को चांसलर बनाने का न्योता किसने दिया था, और इसका जन्म ये कौन है, तो हिंडनबर्ग ने दिया था, हिंडनबर्ग। और हम याद रखना है कि हिटलर को जर्मनी का चांसलर 1933 में बनाया गया था, जो अपने पद पर 1945 तक रहा था। हिटलर ने जर्मनी की धरती पर 20 फरवरी 1920 ईस्वी को नाजी पार्टी का गठन किया था, और नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। और नाजी पार्टी के गठन के साथ ही हिटलर ने नारा दिया था, एक राष्ट्र एक नेता। हिटलर अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी आत्मकथा मीन कैंप के नाम से लिखा, जिसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, हिटलर को चांसलर बनाने का न्योता किसने दिया था, तो हिंडनबर्ग ने दिया था। पूछेगा कि हिटलर को जर्मनी का चांसलर कब बनाया गया, 1933 ईस्वी में। यह अपने पद पर कब तक रहा, 1945 ईस्वी तक। पूछेगा हिटलर ने नाजी पार्टी का गठन कब किया था, 20 फरवरी 1920 को किया था। पूछेगा हिटलर ने और क्या नारा दिया था, एक राष्ट्र एवं
एक नेता का एवं एक नेता का नारा दिया था। पूछेगा कि हिटलर की जब हम बात करते हैं, हिटलर अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए वह अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखा था? द मीन कैंप के नाम से लिखा था। इसका अर्थ क्या होता? मेरा संघर्ष। हिटलर के नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? उसका चिन्ह स्वास्तिक। क्या था? स्वास्तिक। आइए नंबर 22 में देखते हैं गेस्टापो क्या था। गेस्टापो क्या था? तो इसका सही आंसर होगा गुप्तचर पुलिस बल। इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा गेस्टापो कहाँ का था? तो ये गुप्तचर, तो पूछे जर्मनी का था। कहाँ का? जर्मनी का था। इसका काम क्या था? जर्मनी में गुप्तचर, इसका काम जर्मनी में गुप्तचर के साथ पुलिस बल पर भी नियंत्रण स्थापित करना। पुलिस बल पर भी ध्यान देना। पूछेगा गेस्टापो का संबंध किस देश से है? जर्मनी से। पूछेगा गेस्टापो जर्मनी की धरती पर क्या करता था? गुप्तचर विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग पर भी ध्यान देता था, क्योंकि तत्कालीन जर्मनी इसी के बल पर किसी को आंख दिखा सकता था। यहाँ पर देखिए मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। और हमको बताए थे कि प्रथम विश्व युद्ध की जब हम याद पारिए, हम बताए थे कि जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया तो संपूर्ण विश्व दो भागों में बट गया था, तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र में शामिल थे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, जापान। तो वहीं धुरी राष्ट्र में शामिल थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जर्मनी, तुर्की इत्यादि। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के समय ऑस्ट्रिया ने किस पर आक्रमण किया था? तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया था। तो सर्बिया पर आक्रमण किया तो पूरे विश्व कितने भागों में बट गया? तो पूरे विश्व दो भागों में बट गया था। कौन कौन? तो मित्र राष्ट्र। कौन कौन? मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में शामिल कौन थे? मित्र राष्ट्र में शामिल थे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, जापान इत्यादि। तो वहीं धुरी राष्ट्र में शामिल थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जर्मनी, तुर्की इत्यादि। नंबर 23 में नाजी पार्टी का स्वास्तिक चिन्ह क्या था? तो इस पर भी हम लोग जिक्र किए हैं कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या, तो वह स्वास्तिक था। याद ही रखना है कि नाजी पार्टी का गठन हिटलर ने किया था 20 फरवरी 1920 ईस्वी। कहाँ? तो जर्मनी के म्यूनिख में। और नाजी पार्टी की बात करते हैं तो नाजी पार्टी का स्वास्तिक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। नाजी पार्टी का गठन होते हिटलर ने कहा था एक राष्ट्र एक नेता। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नाजी पार्टी का गठन किसने किया था? तो हिटलर ने किया था। कहाँ किया था? तो जर्मनी में कहाँ किया था? जर्मनी के म्यूनिख में किया था। जर्मनी के म्यूनिख। नाजी पार्टी की गठन कब हुई थी? तो 20 फरवरी 1920 ईस्वी को हुई थी। पूछेगा कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो स्वास्तिक था। प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। नाजी पार्टी के गठन के साथ हिटलर ने क्या नारा दिया? तो एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। एक राष्ट्र एक नेता। आइए यहाँ पर नंबर 25 की बात करते हैं। कानून केवल बंदूक की नली द्वारा ही लागू किया जा सकता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन होगा H.W. पल का है। अब जॉन एडम्स कौन है? तो ये ब्रिटेन का दार्शनिक। ये कहाँ का है? इंग्लैंड का। और ये जो है आपको, और ये कहाँ कौन था? एक सेकेंड। और कानून केवल बंदूक की नली द्वारा ही लागू किया जा सकता है। ये कथन जो था H.W. एल का था। जहाँ तक था बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करते हैं तो यह अमेरिका का लेखक एवं वैज्ञानिक था। यहाँ पर है 17वीं से 18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्ति। तो फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्ति किसमें? तो 3 स्टेट में विभक्त थी। तो 3 स्टेट में, यानी फ्रांसीसी समाज को
3 भागों में बांटा गया जिसे स्टेट कहा गया। प्रथम स्टेट में पादरी, दूसरे भाग में कुलीन लोग थे, तीसरे में शेष जनता थी जिसमें किसान एवं मध्यम वर्ग के व्यापारी शामिल होते थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा फ्रांस के साम्राज्य को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया। किसे 3 भागों में बांटा गया? इसे 3 भाग को क्या कहा गया, तो 3 भाग को एस्टेट के नाम से जानते हैं। प्रथम भाग में प्रथम स्टेट में पूछेगा, प्रथम स्टेट में किसको शामिल किया गया? प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग को, किसको? पादरी वर्ग को शामिल किया गया। तो द्वितीय स्टेट में किसको शामिल किया गया? तो द्वितीय स्टेट में शामिल किया गया कुलीन वर्ग को, किसको? कुलीन वर्ग के लोग को। और तृतीय स्टेट में किसको शामिल किया गया? तो तृतीय स्टेट में शामिल किया गया था, शेष लोग को। और जिसमें कौन कौन लोग शामिल थे? किसान, जिसमें शामिल थे किसान। और किसान के साथ साथ कौन कौन थे? तो मध्यम वर्ग के व्यापारी, मध्यम वर्ग के व्यापारी लोग। अब यहाँ पर नंबर 27 में है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित वर्साय की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया। क्यों कर दिया? तो इसका यहाँ इसे असैनिकरण कर दिया गया, बिल्कुल यह भी सही है। तो जर्मनी उपनिवेश खो दिया, यह भी सही है। तो यहाँ पर क्षतिपूर्ति की राशि अत्यधिक थी, यह भी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हम देखते हैं कि वर्साय की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 ईस्वी को। और ये संधि किसके साथ हुई थी? तो जर्मनी की धरती के साथ हुई थी। और वर्साय की संधि के तहत जर्मनी को क्या किया गया था? जर्मनी के उद्योग धंधे, कल कारखाने जितने थे उसे नष्ट कर दिए गए। उसके खजाने को मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। और वर्साय की संधि के तहत जर्मनी की सेना को विघटित कर दिया गया, आकार छोटा कर दिया गया। साथ में जर्मनी पर यह लगा दिया गया प्रतिबंध, वह किसी राज्य पर अधिकार नहीं कर सकता, ना आक्रमण कर सकता है। साथ ही वर्साय की संधि के तहत जर्मनी की धरती पर बृहद पैमाने पर जुर्माना राशि लादा गया। और इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वर्साय की संधि जर्मनी को तबाह कर दिया। यानी कि ये इतनी बातें जो हुई जर्मनी को, वर्साय की संधि के तहत जर्मनी की धरती को क्या किया? नंबर 1 में उसके जर्मनी की महत्वपूर्ण भाग जर्मनी के हाथ से निकल गए। नंबर 2 क्या हो? उसके उद्योग धंधे, कल कारखाने को नष्ट कर दिया गया। नंबर 3 उसके खजानों को आपस में लोग ने बांट लिया। उसके बाद क्या हुआ? किसी राज्य पर अधिकार नहीं कर सकता था। फिर वह क्या कर सकता था? नहीं आक्रमण कर सकता था। उस पर सेना को क्या किया? विघटित कर दिया गया। उस पर बृहद पैमाने पर क्या कर दिया गया? क्षतिपूर्ति राशि ला दिया गया। इस प्रकार जर्मनी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आप यहाँ पर एक से अधिक, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्साय की संधि कब हुई थी? तो वर्साय की संधि कब हुई थी? तो वर्साय की संधि हुई थी 28 जून 1919 को। पूछेगा वर्साय की संधि किसके साथ हुई थी? तो जर्मनी के साथ हुई थी। और जर्मनी की धरती साथ यह अपमानजनक संधि थी। आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्साय की संधि के तहत किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की पूछेगा कि वर्साय की संधि में कहा जाता है कि किस और किसका कहा जाएगा कि वर्साय की संधि तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। और वर्साय की संधि में ही किस द्वितीय विश्व युद्ध के बीज छिपे हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बीज छिपे हुए थे। हो गया। जय हिंद मेरे जवान। और तबीयत खराब थी, लेकिन हम हाँ बोल चुके थे, तो फिर हाँ का मतलब हाँ होता, हमें डिसीजन लेना पड़ा। फिर हम कैसे नहीं लेते? आए थे कहने के लिए कि तबीयत खराब है, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, लेकिन नवीन सर की मुस्कुराहट ने डिस्कशन लेने के लिए बाध्य कर दिया। और उनकी मुस्कुराहट को देखते हम इनकार नहीं कर पाए। ठीक है, कभी जीवन रही तो मुलाकात हुई। और शाहन साहब को कहता है जय हिंद।